बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो सोर्सेज ऑफ करंट से रिलेटेड है। अब तक हम ये देख चुके हैं कि करंट क्या है और किस तरह से करंट फ़्लो करता है। इसके अलावा हमने डायरेक्शन ऑफ करंट को डिस्कस किया। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास वो कौन से सोर्सेज हैं जो कि करंट को जनरेट करेंगे। तो दो पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखने पड़ेंगे कि अगर करंट को फ़्लो करवाना है तो आपके पास दो पॉइंट्स होने चाहिए जो जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद हो। इसके अलावा उन दोनों पॉइंट्स में जो कि एक दूसरे से डिफरेंट पोटेंशियल पर मौजूद हैं, उन दोनों पॉइंट्स में एक कनेक्टिंग पाथ होना चाहिए, यानी उनके दरमियान मीडियम ऐसा होना चाहिए जो कि चार्जेस को फ़्लो करवा सके। तो पोटेंशियल डिफरेंस होना पहली शर्त, और फिर पोटेंशियल डिफरेंस के बाद दो पॉइंट्स के दरमियान कंडक्टिंग पाथ होना दूसरा पॉइंट है करंट को फ़्लो करवाने के लिए। अगर आप इनमें से किसी एक पॉइंट को भी ख़त्म करते हैं तो आपके पास करंट का फ़्लो स्टॉप हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो दो पॉइंट्स जिनके दरमियान करंट फ़्लो कर रहा है वो सेम पोटेंशियल पर आ जाएं या इक्वी पोटेंशियल हो जाएं तो भी करंट फ़्लो नहीं कर सकता। या आप उन दो पॉइंट्स के दरमियान जिनमें पोटेंशियल डिफरेंस तो मौजूद है लेकिन उनके दरमियान का जो पाथ है वो इंसुलेटिंग कर दें कंडक्टिंग के बजाय, तो भी करंट जो है वो स्टॉप हो जाएगा। करंट के फ़्लो को समझने के लिए जो आप एनालॉगी ले सकते हैं, आसानी से जो समझ सकते हैं, वो वाटर के फ़्लो से समझ सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को वाटर के फ़्लो से हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं? तो याद रखिए कि पानी हमेशा तभी बहता है जब वो किसी हायर पॉइंट पे होगा और उसके लिए एक लोअर पॉइंट मौजूद होगा जहाँ उसने मूव करना है। ठीक है, अगर प्लेन आपके पास कोई जगह है तो उस पर पानी फ़्लो नहीं करता। तो इसी तरह से करंट भी तभी फ़्लो करेगा जब एक पॉइंट हायर पोटेंशियल पर होगा और दूसरा पॉइंट लोअर पोटेंशियल पर होगा। सेकंड चीज़ ये कि अगर बेशक पानी को आप एक हायर पॉइंट पे रख दें लेकिन लोअर पॉइंट तक जाने तक का जो रास्ता है वो स्टॉप कर दें तो पानी बह नहीं सकता, फ़्लो नहीं कर सकता। तो इसी तरह से करंट भी तभी फ़्लो करेगा जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाने के लिए आपके पास एक कंडक्टिंग पाथ मौजूद होगा। तो ये वो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए। अब हम बात करें पानी के फ़्लो से करंट के फ़्लो को समझने की, तो आपसे ये सवाल है कि पानी कब तक फ़्लो करेगा? तो आंसर ज़ाहिर आपको मालूम होगा, तब तक फ़्लो करेगा जब तक कि पानी की जो सतह है वो दोनों पॉइंट्स पर बराबर ना हो जाए। तो यही आंसर आप करंट के फ़्लो को भी इसी से रिलेट कर सकते हैं कि करंट कब तक फ़्लो करेगा? तब तक फ़्लो करेगा जब दोनों पॉइंट्स जो हैं वो सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर ना आ जाएं। जब उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा तो करंट का फ़्लो भी ख़त्म हो जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक केस ले रहे हैं जो हम बेसिकली देख रहे थे, चार्जेस के प्रोड्यूस होने में हमने डिस्कस किया मैट्रिक में या आपकी एफएससी के फ़िज़िक्स में, तो उसमें हम बात कर रहे हैं कि चार्जेस को बाय रबिंग हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जैसे कॉम और पेपर वाली एग्जांपल है, या सर्दियों में जो आपने क्लॉथ पहने हैं उन पर जो चार्ज आ जाता है उसकी बात कर लेंगे, या बालों पर जो चार्ज आता है, तो उसमें बेसिकली एक स्पार्क आपको फील होता है। वो स्पार्क करंट का फ़्लो होता है, चार्जेस का फ़्लो होता है, और वो इतने शॉर्ट टर्म के लिए होता है जब तक दोनों जो बॉडीज़ हैं वो सेम चार्ज पर नहीं आ जाती। अब अगर आपने कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस चलानी है तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस रहता है करंट फ़्लो करता है। जब कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म हो जाएगा करंट का फ़्लो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर आपने एक बल्ब लाइट अप करना है तो कॉन्स्टेंटली उसके दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमें इलेक्ट्रिक करंट को फ़्लो करवाने के लिए कुछ सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमें प्रोवाइड करते हैं कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ताकि हमारे पास एक स्टेडी करंट, एक कॉन्टीन्यूस करंट जो है वो फ़्लो करता रहे। तो चले हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास सोर्सेज हो सकते हैं। तो मेनली जो हम सोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं वो सेल्स या बैटरीज हो सकती हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हो सकते हैं,
थर्मोकपल्स हो सकते हैं या सोलर सेल्स हो सकते हैं। ये तमाम सोर्सेज बेसिकली किसी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो जिस फॉर्म में हमें एनर्जी चाहिए वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब किस फॉर्म को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में ये सोर्सेज कन्वर्ट करते हैं, हम उसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक सेल या बैटरीज़ की, तो बेसिकली यहाँ पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। यहाँ पे सेल का इंटरनल पार्ट आपको दिखाया गया। ये एक सिंपल सेल है जो कि आप बेसिकली अपने बहुत सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइक आप किसी घड़ी में आपने सेल डालना है, तो इसमें आपके पास एक ग्रेफाइट कैथोड होगा जिसको हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, और जिंक का जो है वो एनोड मौजूद होता है जिसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब जिंक और ग्रेफाइट दो डिफरेंट केमिकल्स हैं, दो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं। इनके दरमियान जो मौजूद केमिकल एनर्जी है वो बेसिकली जो प्रोसेस यहाँ पे रिडॉक्स ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन रिएक्शन के थ्रू यहाँ पर वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ से हमें एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, और जब तक इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस रहता है आप अपने रिक्वायर्ड पर्पस को पूरा कर सकते हैं। सेल से जो आपके पास करंट फ्लो करता है वो बेसिकली डायरेक्ट करंट होता है। और एक सेल के पर्पस को समझने के बाद बैटरीज़ के पर्पस को समझना आसान हो जाता है, क्योंकि जब हम बहुत सारे सेल्स को, दो या दो से ज़्यादा सेल्स को सीरीज़ में कंबाइन कर देते हैं और फिर उनका इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं, तो वो बेसिकली बैटरी कहलाती है। इसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रिक जनरेटर की। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जनरेट करेगा बाय यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ फिगर में आपको जनरेटर का इंटरनल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, और इसमें आप देख रहे हैं कि मैग्नेट मौजूद है और इस मैग्नेट के दरमियान एक कॉइल है। इस कॉइल को बेसिकली रोटेट करवाया जाता है यूजिंग दिस शेफ्ट। ये शेफ्ट एक हैंडल नुमा स्ट्रक्चर है जिसको मैकेनिकली रोटेट करवाया जाएगा, और उसकी वजह से ये कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करेगी। और फिर यहाँ पर फिज़िक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन यूज़ होगा, और जो कि एक ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जनरेट करेगा, और वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्सटर्नल सर्किट में करंट को फ्लो करवाएगी। तो हम इसको मैकेनिकली बहुत सारे तरीक़ों से जो है वो करवा सकते हैं रोटेट। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स में, जहाँ पानी बहुत ऊंचाई से जब गिरता है तो वो टरबाइंस को चलाता है, तो ये टरबाइंस भी इस कॉइल के साथ कनेक्टेड हो सकती हैं। इसके अलावा आप थ्रू स्टीम रोटेट करवा सकते हैं, और बहुत सारे मीन्स से हम इसको मैकेनिकल मीन्स से इसको रोटेट करवा सकते हैं। इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है इसका आप डिटेल जो इसकी स्टडी करेंगे वो अपने सेकेंड ईयर के फ़िज़िक्स में करेंगे। यहाँ पर उसकी डिटेल स्टडी हमारा पर्पज़ नहीं है। यहाँ पर आपको ये मालूम होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक जनरेटर से जो करंट जनरेट होता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है, और हम इसको एसी करंट या एसी वोल्टेज भी कहते हैं। नेक्स्ट है थर्मोकपल्स। थर्मोकपल्स शायद आपके लिए एक न्यू वर्ड हो, लेकिन थर्मो से आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये किस फॉर्म ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करेगी। तो थर्मो मीन्स हीट एनर्जी को यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। थर्मोकपल की एक सिस्टमैटिक डायग्राम आपके सामने यहाँ मौजूद है। थर्मोकपल्स में बेसिकली प्रिंसिपल क्या है कि हमने दो कंडक्टिंग वायर्स ले ली हैं, मेटालिक वायर्स ले ली हैं जो कि डिफरेंट मटेरियल की हैं, और उनको हमने दो जगह पे कंबाइन कर दिया, दो जंक्शंस बना दी हैं। एक आपको ये नज़र आ रही है और एक हमने यहाँ पे ये जंक्शन बना दी। अब इन दोनों में से किसी एक जंक्शन, किसी एक पॉइंट पे जहाँ ये एंड टू एंड कनेक्टेड हैं, उसको हम हीट अप करते हैं, और उसके हीट अप होने से रिज़ल्ट क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अराइज़ होता है जो कि करंट को फ़्लो करवाता है किसी भी थर्मल सर्किट्स के अंदर, थर्मल इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर। तो यहाँ पे चूँकि वायर्स डिफरेंट मेटल्स की हैं, उनके नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे, और ये बेसिक प्रिंसिपल है, ये बेसिक रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। लास्ट में हम बात करेंगे सोलर सेल्स की, जिनको आप आजकल बहुत बड़े पैमाने पे सुनते हैं और यूटिलाइज़ भी हो रहे हैं।
सोलर सेल्स बेसिकली लाइट को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोलर सेल्स को बनाया इस तरह से जाता है कि इसमें 2 टाइप के मटेरियल्स लिए जाते हैं। जैसे हमने थर्मोकपल्स में देखा, वो मेटल्स थे, कंडक्टर्स थे, ठीक है। यहाँ पे कंडक्टर्स नहीं, सेमी कंडक्टर्स यूज़ किए जाएंगे। सेमी कंडक्टिंग मटीरियल्स को आप डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे 2 टाइप के सेमीकंडक्टर यूज़ किए जाएंगे। एक वो जिनमें आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तादाद में होंगे, एक वो टाइप जिसमें आपके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा तादाद में मौजूद होगा, और इसी बेस पे इनको एन टाइप और पी टाइप रिस्पेक्टिवली भी नाम दिया जाता है। तो एन टाइप रीजन के ऊपर बेसिकली लाइट को शाइन करवाया जाता है, और ये लाइट एनर्जी देती है इन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को, और ये फ्री हो जाते हैं अपने रिस्पेक्टिव एटम्स से, और यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और फिर इस सर्किट को इस तरह से अरेंज कर दिया जाता है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को इस सर्किट में फ़्लो करवा लिया जाए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक एप्लीकेशन है, और ये बहुत एक अच्छा सोर्स है एनर्जी को कन्वर्ट करने का और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हासिल करने का। तो आई होप कि आपको आज के डिस्कस किए हुए सोर्सेज बेसिकली समझ आ गए होंगे, और रीज़न भी समझ आ गई होगी कि हमें सोर्सेज की ज़रूरत क्यों पेश आती है। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।